अगर हम राइट नाउ यूएस की सिचुएशन देखें तो अकॉर्डिंग टू अ ग्राफ ऑफ मार्केट साइकिल अभी जो यूएस की इकोनॉमी है वो डिनाइल वाले फेज में है। यानी कि अभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फर्दर रिकवर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जब इंटरेस्ट रेट और भी फर्दर बढ़ेंगे तो यहाँ से मार्केट पैनिक वाली स्टेट में भी जाएगा। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से यूएस के स्टॉक मार्केट है 8 से लेकर 10% तक और भी फॉल हो सकते हैं। और राइट नाउ अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ठीक इसी तरह का चार्ट पैटर्न 2016 और 2020 में भी देखने को मिला था, जहाँ पर निफ्टी ने मीडियन पीई की लाइन को एक वी शेप पैटर्न में ब्रेक किया था। तो जिस तरह तब उधर एक रिकवरी देखने को मिली थी, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको मार्केट की रिकवरी पे इनमें सबसे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हम लोग लास्ट 1.5 सालों से यही एक नैरेटिव सुनते आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बाकी सारी इकोनॉमी से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। पर दूसरी तरफ अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखोगे तो लास्ट 18 मंथ्स में इंडियन स्टॉक मार्केट ने 0% की रिटर्न दी है। और 25 फरवरी की आई एक रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 6 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में 38 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट ले लिया है। एंड यही नहीं, जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड भी है उनमें से भी मेजरली दो कैटेगरी के लोग बचे हैं। एक जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इसीलिए होल्ड किए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट्स यहाँ से और फॉल होंगे और तब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरे ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट्स थोड़ी रिकवरी दिखाएगी एंड उसके बाद वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर आपके भी मन में ये सारे डाउट्स चल रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट्स और कितने टाइम कंसोलिडेट यहाँ से कर सकते हैं और क्या मार्केट्स को यहाँ से और फर्दर फॉल होने की कोई प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके अलावा मैं वैल्यूएशन टर्म्स में आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट्स के कौन से सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करने से सबसे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि पिछले 1 से 1.5 सालों से जो हम रिसेशन की न्यूज़ सुन रहे हैं इन द वर्ल्ड मार्केट्स, तो अगर एक्चुअली में रिसेशन आना है तो अभी तक आ क्यों नहीं गया, और अगर रिसेशन नहीं आना है तो इतने लंबे टाइम से मार्केट्स में इसको लेके फियर क्यों चल रहा है। तो इस सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको स्टोरी की शुरुआत में जाना पड़ेगा, यानी 2020 की शुरुआत में जब कोविड ने हिट किया था। तो कोविड के टाइम पे वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया में लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन के चलते जो हमारे इंडियन मार्केट्स थे यानी स्टॉक मार्केट्स थे वो तेजी से क्रैश होने लगे। अब इन मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और बाकी सारी गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करे बाय डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमीज के शटडाउन होने के बावजूद उनके स्टॉक मार्केट्स में काफी तेजी से रिकवरी देखी गई। इट्स बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो काफी सारी चीजें लाइक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन वाली चीजों पे इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाते हैं, जिस वजह से लोग इन इंटरेस्ट को जो बाद में लेने का प्लान कर रहे होते हैं वो उसी वक्त बेनिफिट देख के ले लेते हैं, जिससे मार्केट्स में इन सारे सेक्टर्स जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनमें जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में जब बाकी की वर्ल्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे और मनी चीप हो रहा था तो वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला था, जहाँ पर इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट मार्च के क्रैश से पहले तक 5% के अराउंड थे उनको कम करके 4% कर दिया गया। और वहीं पर यूएस के केस में ये इंटरेस्ट रेट 2% के अराउंड थे उनको कम करके 0% के अराउंड कर दिया गया। और इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें फिर भी प्ले आउट कर जाती, बट यूएस ने एक सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने अपने सिटीजन्स के अकाउंट में $1000 पर मंथ डाले बिना ये देखे कि उनके उस सिटीजन के फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें उस पैसे की जरूरत भी है कि नहीं। अब इन चीज़ों के चलते मार्च 20 से लेके अक्टूबर 2021 के 1.5 साल के टाइम पीरियड के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट ने मोर देन 150% के रिटर्न दिए। और ये रिटर्न्स इन दोनों ही कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन के एकदम ही अपोजिट थे। और ये बात तब पता चली जब धीरे धीरे इन दोनों ही कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं वो खुलने लगी और उनमें इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ने लगा। इट्स बिकॉज इन सिटीजन्स के पास काफी ज्यादा पैसा था खर्च करने के लिए ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। और खासकर यूएस के केस में जहां पर फ्री में पैसा बांटा गया, पहले इकोनॉमी में शटडाउन से पहले इन चीजों की डिमांड कम थी, अब वही चीजों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। पर सप्लाई साइड की डिस्ट्रप्शन की वजह से जो इन चीजों का प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था, जिससे इन्फ्लेशन काफी तेजी से ग्रो होने लगा। अब इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि जहां पर यूएस में नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 2% को कंसीडर किया जाता था वो अक्टूबर में बढ़ के 6.2% के अराउंड आ गया था। और इंडिया के केस में जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% कंसीडर किया जाता है वो अक्टूबर तक बढ़ के 6.77% हो गया था। अब इंडिया की कंडीशन फिर भी बेटर थी बिकॉज इंडिया का जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन था उसमें 2% का ही गैप था, पर यूएस के केस में ये गैप मोर देन 4 to 5% से भी ज्यादा था। और ये था फ्री में लोगों को पैसा बांटने की वजह से। अब इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए कंट्रीज ने प्लान किया कि वो फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगी। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जब जब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है तो इंटरेस्ट रेट को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यानी 2021 के एंड तक यूएस की जो गवर्नमेंट थी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि वो आराम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा अपने रेट हाइक्स करके, बट ऐसा हुआ नहीं
क्योंकि जब 2022 की स्टार्टिंग में उन्होंने फिर से रेट हाइक्स करना चालू किए, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किए, और इसका इम्पैक्ट इससे पहले की इकोनॉमी पे दिखता। एक और न्यूज़ मार्केट में आती है जहां 24 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है। अब इस अटैक की शुरुआत में तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिली, बट शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ टाइम बाद ये अटैक्स बंद हो जाएंगे, पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। अब इसके चलते यूएस और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना चालू कर दिए, यानी कि अब वो इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और इन सैंक्शंस में मेन सैंक्शन ये था कि रशिया, जो कि अपना ज़्यादातर पैसा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को सप्लाई करके कमाता है, अब उससे ये सारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे, जिससे रशिया के पास और पैसा ना आएगा, जिससे वो यूक्रेन पे और फर्दर अटैक को कंटिन्यू कर पाए। अब इन सैंक्शंस का जितना बुरा इंपैक्ट रशिया पे हुआ, उतना ही बुरा इंपैक्ट बाकी सारी कंट्रीज पे भी हुआ, बिकॉज आज के टाइम जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। अब जब रशिया ने अपने क्रूड ऑयल बेचना बंद कर दिया, तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो गई और डिमांड तो पहले से ही आई थी। अब ऐसे में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहले $70 पर बैरल थे, वो बढ़ के कुछ ही टाइम में $140 पर बैरल तक बढ़ गए, जिसके चलते जो इकोनॉमीज है उनमें इन्फ्लेशन और भी तेजी से शूट अप हो गया। अब इस सारे सिनेरियो में इंडिया को थोड़ा फेवर मिला उनके और रशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अच्छे होने की वजह से, जिसके चलते रशिया ने इंडिया को उनके क्रूड ऑयल पे 20 से लेकर $30 पर बैरल का डिस्काउंट दिया। अब इसके चलते इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा तो, बट वो अप्रैल 2022 में 7.7% पे आके पीक कर गया। पर वहीं पर अगर आप यूएस के केस में देखोगे तो जून के 2022 में यूएस में 9.1% तक इन्फ्लेशन ने अपना पीक शो किया। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है उनको काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जहां पर पहले यूएस की गवर्नमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जब तक वो इंटरेस्ट रेट को 5% के अराउंड ले आएंगे, तब तक जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। पर राइट नाउ अगर आप सिनेरियो को देखो तो इंटरेस्ट रेट को ऑलरेडी 4.75% के अराउंड ला चुके हैं, बट फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट को और भी फर्दर यानी 5% से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और उनका जो कॉन्फिडेंस था इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए वो कंप्लीटली चेंज होता दिखाई दे रहा है। अगर हम राइट नाउ यूएस की सिचुएशन देखें तो अकॉर्डिंग टू अ ग्राफ ऑफ मार्केट साइकिल, अभी जो यूएस की इकोनॉमी है वो डिनाइल वाले फेज में है, यानी कि अभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फर्दर रिकवर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जब इंटरेस्ट रेट और भी फर्दर बढ़ेंगे तो यहाँ से मार्केट पैनिक वाले स्टेट में भी जाएगा। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से यूएस के स्टॉक मार्केट है 8 से लेकर 10% तक और भी फॉल हो सकते हैं। अब आई एम श्योर इतना सुन के आप में से ज्यादातर लोगों ने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि यार 4 से 5 महीने में यूएस मार्केट और भी फॉल होगी, यानी इंडियन मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिलेगा, तो क्यों ना अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 महीने बाद ही स्टार्ट किया जाए। तो स्टॉप, ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग क्रिएचर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता है कि आपके पास ही के एक एरिया से गवर्नमेंट का प्लान है कि वो एक नया हाईवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगी। अब जैसा कि हमें पता है कि जिस भी एरिया से हाईवे होकर गुजरता है, उस एरिया की जो लैंड की प्राइसेस है वो काफी तेजी से बढ़ते हैं। अब मान के चलिए अगर आप इस न्यूज के आने से पहले, यानी लोगों तक आने से पहले, आप ये सोचो कि नहीं यार पहले गवर्नमेंट को हाईवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देने दो, तब मैं लोगों से वो जमीनें खरीदूंगा, तो ऐसे में आप पहले से काफी ज्यादा लेट हो जाओगे और अपना जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा लूज कर दोगे। और इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है कि अगर आप इस चीज का वेट करोगे कि ये नहीं यार स्टॉक मार्केट को पहले रिकवर कर जाने दो या इकोनॉमी को पहले स्टेबल हो जाने दो, तो मैं आपको बता दूं जब तक ऐसा होगा और जब तक लोगों को इसकी चीज पता चलेगी, उससे पहले ही मार्केट काफी ज्यादा रैली दिखा चुका होगा, जैसा कि हमने 2020 के क्रैश में भी देखा था, और तब आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑलरेडी लूज कर चुके होंगे। अब राइट नाउ मैं आपको वैल्यूएशन टर्म्स में एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा जो आपको लिटरली कन्विंस कर देगा कि राइट नाउ इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। अगर आप निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखोगे और उनके पी को देखोगे तो राइट नाउ निफ्टी 50 का पी है 20.7 का, निफ्टी मिड कैप 150 का पी है 24.3 का, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का पी है 16.1 का। पर अगर आप 18 मंथ पहले की सिचुएशन देखोगे जब मार्केट सेम लेवल पे था, तब निफ्टी 50 का पी था 26 का, निफ्टी मिड कैप 150 का पी था 30 का, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का पी था 31 का। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि पिछले 18 मंथ में जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो बढ़ी है, जिस वजह से जो इनका पी रेशियो है और इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ते में मिल रही है। और राइट नाउ अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ठीक इसी तरह का चार्ट पैटर्न 2016 और 2020 में भी देखने को मिला था, जहां पर निफ्टी ने मीडियन पी की लाइन को एक वी शेप पैटर्न में ब्रेक किया था एंड कंसोलिडेशन भी हुआ था। तो जिस तरह तब उधर एक रिकवरी देखने को मिली थी, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा सकता है। और अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखो तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि निफ्टी 50 17,500 के लेवल को ब्रेक करे। और जैसा कि वैल्यूएशन टर्म्स में देख पा रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा रीजनेबल है, जो कि 16 का है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको मार्केट की रिकवरी पे इनमें सबसे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इन सब चीजों के अलावा अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के फॉल ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा सेंटिमेंटल प्रेशर बना दिया है। और अगर आप राइट नाउ ये जानना चाहते हो कि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहे हैं ये एक रियल बाउंस बैक है या कि एक फेक बाउंस बैक, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो।
और अगर आपको वीडियो प्लीज यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।